हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सीजीपीएससी मेंस के पेपर 6 पार्ट 1 यानी फिलॉसफी। अगर आप इस प्रश्न पत्र को देखें तो आपको यह दिखाई देगा कि प्रश्नों की जो प्रकृति है वो बिल्कुल मॉडरेट है। बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न पूछने का प्रयास नहीं किया गया, पूछना भी नहीं चाहिए। फिलॉसफी काफी वास्ट एक सिलेबस है, तो बढ़िया प्रश्न थे, मॉडरेट लेवल का था। अगर विद्यार्थी अच्छे से फिलॉसफी को पढ़े होंगे तो आराम से इस पेपर में, इस पार्ट में 55 से 60 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के आए थे? तो ओवरऑल सभी टॉपिक से क्वेश्चंस टच किए गए, ये देखा गया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब तक मेंस हो रहे हैं 2018 से कि जो 15 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आपका इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी को छोड़कर जो कंटेम्प्रेरी वाला चैप्टर था, समकालीन नैतिक विचारक, उससे क्वेश्चन आया है श्री अरविंद का समग्र योग। 15 नंबर पे आया, तो एक अच्छा प्रकृति है। इससे पीएससी ये मैसेज देना चाह रहा है कि अगर सिलेबस दिया गया है सभी पार्ट को बराबर आप महत्व दें, इक्वल वेटेज दें। तो सेलेक्टिव अप्रोच यहाँ काम नहीं बनेगा। जो सिलेबस पीएससी ने बना रखे हैं उन सबको आपको टच करना रहेगा। कैसे प्रश्नों का उत्तर लिखा जाता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसी पर मेरा आज का वीडियो है। और इसको देखकर जो परीक्षा की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं उन्हें क्या अपनी तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए उनको एक आइडिया मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार के थे। तो सबसे पहले अगर आप जाएं, यहाँ पर आपको प्रश्न की प्रकृति मिलेगी, वो है 2 नंबर के प्रश्न। सीजीपीएससी कि हर पेपर की खास बात यह है कि 2 नंबर के प्रश्न एकदम फैक्चुअल होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपको क्रिएटिविटी शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक। और सबसे अच्छे मार्क्स अगर देखा जाए तो यहां से प्राप्त होते हैं। और पहला ही क्वेश्चन पीएससी ने बेहतरीन क्वेश्चन पूछा, कांट के दर्शन को आलोचनात्मक दर्शन क्यों कहते हैं? व्हाई इज द कांट फिलॉसफी कॉल्ड क्रिटिकल फिलॉसफी? एक्चुअल में कांट के दर्शन का नाम ही यही है, क्रिटिकल फिलॉसफी। यहां पर आप ये स्पष्ट करेंगे कि कांट जो आपके दार्शनिक हैं इसे आलोचनात्मक दर्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने दर्शन में पूर्व से विद्यमान बुद्धिवाद और अनुभववाद का पहले तो इसकी इन्होंने आलोचना की, पर आलोचना करने के पश्चात उन्होंने इन दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तो सिर्फ आलोचना करना ही कांट का उद्देश्य नहीं था। कांट का सबसे बड़ी जो फिलॉसफी में जो कंट्रीब्यूशन यही है कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी में अब तक जो दो कहना चाहिए सेक्ट चल रहे थे, रैशनलिज्म एंड द एम्पिरिज्म, उसको बैलेंस अप्रोच दिया कांट ने और इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का स्तर जाता है। इसलिए कांट का दर्शन आलोचनात्मक है क्योंकि उसने बुद्धिवाद और अनुभववाद की आलोचना की, क्रिटिसाइज किया, और क्रिटिसाइज करके उन्होंने उसे रिजेक्ट या अस्वीकार नहीं किया, अपितु उन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। बस आपको ये बताना था कि क्यों कहते हैं आलोचनात्मक, क्योंकि उन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों की आलोचना की, पर आलोचना के पश्चात इन दोनों के मध्य उन्होंने समन्वय स्थापित किया। बस यही आप लिख देते, 2 नंबर मिल जाता। योग दर्शन के अनुसार 5 नियम क्या है? तो अष्टांग योग पढ़ते हैं तो उसमें दूसरे नंबर पे आता है, पहला है यम, दूसरा है आपका नियम। तो नियम 5 होते हैं, आपको बिना ज्यादा उसको एक्सप्लेन किए उन 5 नियमों को आपको लिखना। शौच है, स्वच्छता है, शौच है आपका, ठीक है, तपस है, जितने भी आप संतुष्टि है, ये जो 5 आपके नियम है उनको आपको लाइन से लिखना था। तो अध्याय है, आस्था है, ये 5। भगवत गीता किस प्रकार कर्म और त्याग के मार्ग में सामंजस्य स्थापित करता है? बिल्कुल भगवत गीता का टैगलाइन है ये। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही सटीक क्वेश्चन, ये फैक्चुअल है। तो पहला और जो चौथा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको ना ये जानना चाहता है, जब लिखा है कि व्हाट इज द मटेरियलिज्म ऑफ द चारवाक फिलॉसफी? चारवाक दर्शन का भौतिकवाद क्या है? तो यहाँ पर आपको चारवाक फिलॉसफी का जो मेटाफिजिक्स है, तत्व मीमांसा है, उसके बारे में बताना था कि चारवाक ने अपने दर्शन में केवल जड़ तत्वों को ही स्वीकार किया है, उसने चेतन को स्वीकार किया है
परंतु यह भी स्पष्ट करता है कि चेतन भी जड़ से ही उत्पन्न होते हैं। इसके अनुसार इस दुनिया में एक ही प्रकार के तत्व हैं, वो है जड़ तत्व। और बिल्कुल यही बात आपकी बात करते हैं, यानी एक ही मटेरियल है, उसने किसी कॉन्शियस एलिमेंट को स्वीकार नहीं किया, चेतन तत्व को स्वीकार नहीं किया, चेतना को स्वीकार किया उसने। यानी उसके अनुसार ये पूरी दुनिया एक भौतिक दुनिया है, एक जड़वादी दुनिया है। यही चार्वाक के दर्शन की सबसे खास बात थी। तो ये आपको बताना था कि मटेरियलिज्म क्यों है। कुछ यही था दृष्टिकोण गौतम बुद्ध का भी था, पर गौतम बुद्ध ने मोक्ष का मार्ग अपनाया, इसलिए वो पूर्ण रूप से भौतिकवादी दर्शन नहीं कहलाता। पर ये जो मटेरियलिज्म है चार्वाक का, बिल्कुल एब्सोल्यूट है, क्योंकि इसने आत्मा, ईश्वर, मोक्ष किसी की भी अवधारणा को स्वीकार नहीं किया। तो पूर्ण रूपेण से ये एक भौतिकवादी, द प्योर एंड द एब्सोल्यूट मटेरियलिज्म कॉन्सेप्ट है ये। तो ये पहला चौथा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब आए माया की विभिन्न शक्तियां कौन कौन सी हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पावर ऑफ द माया। अगर आप शंकर का दर्शन पढ़ते हैं, शंकर के दर्शन में 3 शब्दों की चर्चा की गई है, एक है जगत, एक है ब्रह्म और एक है क्या, माया। तो जगत और ब्रह्म के बीच की जो कड़ी है वो है माया। तो माया की शक्तियां हैं कि माया अध्यास है, अर्थात माया जो ब्रह्म है उसके वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है। माया एक प्रकार का भ्रम है, यही सब आपको बताना था। माया वास्तविकता में ब्रह्म की क्या है, शक्ति है। तो 2 नंबर का है, आपको 4 शक्तियां बतानी थी। वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत वास्तविकता अर्थात द कैटेगरी ऑफ द एलिमेंट्स आपको डिस्कस करना था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो ऐसा था जो आपके पीएससी में जो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, पर आपको वैशेषिक दर्शन में उसकी जो 7 कैटेगरी है एलिमेंट्स की, वो आपको यहाँ पर बतानी थी। और उन्हीं में से एक कैटेगरी ऑफ एलिमेंट है विशेष। विशेष के पर चर्चा करने के कारण ही इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा था। बर्कले के अनुसार वास्तविक ज्ञान कैसे होता है, व्हाट इज द रियलिटी इन अपेरेंट अकॉर्डिंग टू द बर्कले। अगर आप बर्कले की फिलॉसफी जानते हैं, बर्कले एक पूर्ण रूप से एक अनुभववादी दार्शनिक थे, जिनका स्पष्ट कहना था कि सत्ता ही सदृश्यता है। सही है। तो वहां पर आपको बताना है कि बर्कले के अनुसार वास्तविक ज्ञान क्या है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, पर याद रखिएगा ये 2 नंबर पे है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें आपको डिटेलिंग नहीं जाननी। इसी प्रकार लॉक के सामंजस्य का सिद्धांत, यानी व्हाट अबाउट टेबुला रासा, एक लैटिन वर्ड है जिसको यूज किया था जॉन लॉक ने। जॉन लॉक अनुभववाद के जनक कहलाते हैं। इन्होंने ही एम्पिरिज्म दिया और इनका यह मानना था कि जन्म के समय हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में कोई प्रत्यय नहीं होते, यानी हमारी बुद्धि जन्म के समय कोरे कागज की तरह होती है, जस्ट लाइक अ ब्लैंक कैनवास। उसे ही कहा जाता है टेबुला रासा, यानी ब्लैंक कैनवास। बस यही आपको बताना था। लॉक की सबसे खास बात यही थी कि लॉक ने रैशनलिज्म अर्थात बुद्धिवाद का विरोध किया था। तो ऐसा करके यहाँ पर आप अप्रोच करते तो आराम से इन 16 नंबर में से आप बिल्कुल अचीव कर सकते थे 12 नंबर। सबसे सेफ जोन होता है 2 नंबर के प्रश्नों को लिखना, क्योंकि पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। तो टेबुला रासा ये लॉक द्वारा ब्लैंक कैनवास, ब्लैंक स्लाइड के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया, जिसके अनुसार जन्म के समय हमारी बुद्धि एक कोरे कागज की भांति होती है, कोई भी प्रत्यय, कोई भी आइडियाज इसमें पहले से नहीं होते। यानी इन्होंने रिफ्यूट कर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ इनेंट आइडियाज, जन्मजात प्रत्यय की अवधारणा को लॉक ने अस्वीकार किया था। ये आपको बताना था। यानी वेस्टर्न फिलॉसफी उसने पूछा है, पर 2 नंबर पे पूछा है, पर उसके उत्तर को देने के लिए भी आपको उनकी फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी। मीमांसा दर्शन, द थ्योरी ऑफ अपूर्व, इसमें मुख्यतः आपको हम लोग कर्म सिद्धांत और अपूर्व का सिद्धांत ही पढ़ाते हैं। अपूर्व एक ऊर्जा है, इसके माध्यम से हमारे द्वारा किए गए कर्मों का जो फल है वो संचित होता है, और इसी अपूर्व के आधार पर ही आपको स्वर्ग या नरक, पाप और पुण्य के आप भागी होते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। न्याय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में प्रमा के अंग, तो प्रमा के 5 अंग होते हैं, वो आपको बताना है। सांख्य दर्शन में प्रकृति का स्वरूप, यानी यहाँ पर आपको द नेचर ऑफ प्रकृति, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सांख्य फिलॉसफी। सांख्य दर्शन का प्रथम तत्व है। लगभग हम लोग क्लास में 4-5 स्वरूप की चर्चा करते, आप यहाँ पे लीजिए। धर्म दर्शन में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का क्या मूल्य है। देखिए, रिलीजियस फिलॉसफी में एक बहुत खास बात होती है कि ईश्वर को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, दयालु, इस प्रकार की कुछ संज्ञाओं से विभूषित किया गया है। तो आपको बताना है कि वहां पर सर्वशक्तिमान का अभिप्राय क्या है। द ओमनीपोटेंस ऑफ द गॉड इन द फिलॉसफी ऑफ द क्या रिलीजन, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द गॉड। सतनाम पंथ की
प्रमुख विशेषता है तो गुरु घासीदास की जो दर्शन है, जो विचारधारा है, उसको यहाँ पर आपको लिखना, जो आप सीजी में भी पढ़ते हो और फिलोसॉफी में भी पढ़ते हो। स्पिनोजा का सर्वेसरवाद क्या है? व्हाट इज द स्पिनोजा पैंथिज्म? आपको सारी कोचिंग वाले, इवन मैं भी इस पैंथेनिज्म के बारे में बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है, ऑल इज गॉड, गॉड इज ऑल। सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ है, इसी को आपको बताना है। ये 4 नंबर पे ध्यान रखना है। हीगल के द्वंदात्मक प्रत्ययवाद, ठीक है, हीगल्स कॉन्सेप्ट ऑफ डायलैक्टिक आइडियलिज्म एंड द ब्रेडले आइडियलिज्म को आपको कंपेयर करते हुए बताना है, ठीक है। और ये दोनों ही बेहद फेमस है। याद रखिएगा, जो ब्रेडले हैं वो हीगल के ही फॉलोअर थे, पर उन्होंने हीगल के कॉन्सेप्ट को कुछ अर्थों में चेंज किया। जैसे हीगल ने माना था कि जो एब्सोल्यूट है वो आपका कॉन्क्रीट है, मूर्त है, जबकि यहाँ पर ब्रेडले का मानना है कि जो एब्सोल्यूट है वो कॉन्क्रीट नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो ऐसा कुछ कंपेयर करते हुए आपको हीगल और ब्रेडले को पढ़ाना था। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है, ये बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है। कौटिल्य के 2 सिद्धांत होते हैं, एक सप्तांग थ्योरी है और एक आपका मंडल सिद्धांत है। ये राजा के राजनीति संबंधित एक सिद्धांत था ये। अब आते हैं 15 नंबर के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है श्री अरविंद का समग्र योग पर एक लघु निबंध लिखना है, आपको शॉर्ट एसे लिखना है, यानी यहाँ पर कौन कौन से बिंदु होंगे इसी पे मैं करूंगा चर्चा। और सेकंड क्वेश्चन यूपीएससी वाला क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन है। प्रशासन में नैतिक दुविधा, द एथिकल डायलेमास इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप अधिकारी बन जाएंगे इस प्रकार की समस्याओं से आप हमेशा परेशान रहेंगे, इसलिए आपको अभी पढ़ा दिया जाता है। एक शानदार प्रश्न था यहाँ पर दो, और यहाँ पर दोनों को अटेम्प्ट किया जा सकता था। पर अगर हम सेफ जोन की बात करें, अधिक नंबर की बात करें, तो वो प्रश्न था श्री अरविंद का समग्र योग, यानी आपको पूरा जो इंटीग्रल योगा है इसके बारे में पूरा बताना है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो 75 में से एक एस्पिरेंट इस पेपर में 65 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है, अगर उसने सारे सिलेबस को टच कर रखा है, अच्छे से तैयारी कर रखी है, 65 आपसे यहाँ पर अचीव हो जाते हैं। जैसे टेबुलर राशा है, ये भी आपको नोट्स में दिया जाता है, पर ये है कि हम जनरली हम लोग इन चीजों को पढ़ते नहीं है। तो अगली बार ध्यान रखना कि अब इस प्रकार के जो लैटिन वर्ड है, खासतौर पे वेस्टर्न फिलोसफी में, इस पर भी आप ध्यान देंगे। जैसे आप पढ़ रहे हैं कांट फिलोसफी, तो वहां पर एक वर्ड यूज करेगा, हीगल ने एक वर्ड यूज किया है। जब भी कोई लैटिन या ग्रीक वर्ड यूज हो तो उसको बकायदा एक कॉपी में एक जगह पे आप लिख लें, उसका मीनिंग क्या होता है। यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा नया एक चीज ऐड करना है, पढ़ते अभी भी हैं आप, बस उसको विशेष रूप से आप पढ़ लेना है। पीएससी खास बात ये है कि वो आपकी तैयारी को हर साल एक नया आयाम दे देता है। पर ध्यान रखना कि नए पढ़ने से बेहतर है कि जो आप पढ़ चुके हैं उसे और बेहतर करिएगा, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है, फिलोसफी है, हिस्ट्री है, इसमें क्वेश्चन नए नहीं होते, पूछने का तरीका नया होता है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इतने हैं ना कि अभी 10-15 साल पीएससी क्वेश्चन पूछते भी रहेगा, तब भी फिलॉसफी खत्म नहीं होने वाली। इसे नए क्वेश्चन की संभावनाएं नहीं है। यही सब क्वेश्चन कभी 2 नंबर, जैसे अभी आप पढ़ रहे थे कांट, पहला ही प्रश्न है कांट का क्रिटिसिज्म, एक समय में ये 15 नंबर पे आया है, कभी ये 8 नंबर पे आया, इस बार ये 2 नंबर पे आ गया। पिछली बार भी हीगल आया था, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, इस बार भी आ गया हीगल। तो यही पीएससी की खास बात है, कभी 8 पे तो कभी 2 पे। तो आप अपने आप को इस प्रकार तैयार करिए कि हम आंसर 2, 4, 8 और 15 के फ्रेम में, क्योंकि ये फिलॉसफी है। एक बार अगर आपने तैयारी कर ली तो ये निश्चित है यहाँ पर कि आप आराम से इस पेपर में 50 प्लस मार्क्स ला सकते हैं इस पार्ट में। सोशियोलॉजी में अगर आप 30 तक स्कोर कर गए और लगभग 30-35 यहाँ पर आ गए, तो आप आराम से 115 और 120 की रेंज में पहुंच जाओगे, जो अच्छा खासा मार्क्स माना जाता है पीएससी में। अगर पेपर 6 की हम बात करें, 120 अगर आप टच कर गए तो गुड मार्क्स, इन टॉप 10 में हैं आप। और प्रयास करेंगे तो ये और बढ़ सकता है, पर थ्योरी पेपर है तो आप भी जानते हैं कि पूर्णांक मिलता नहीं है। तो 115, 120 आराम से इस पेपर में लाया जा सकता है। यानी पेपर 2 यानी ए से है, साइंस वाला पेपर है, ये पेपर 6 है, ये बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। टॉपर्स लोग 140 तक इसमें टच कर जाते हैं। तो आप भी ये प्रयास करिएगा कि पेपर 6 को इस प्रकार पढ़ा जाए कि आराम से आप भी 120 प्लस के रेंज में पहुंचे, और उसके लिए फिलॉसफी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसलिए फिलॉसफी को अगर आप पहली बार मेंस दिए हैं तो आप देखिए कि गलतियां कहाँ से हुई है। अगली बार आप मेंस देने जा रहे हैं तो इस पेपर को देखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। हमारा उद्देश्य इसका आंसर देना नहीं है, ये तो बहुत
2 मिनट का काम नहीं है मेरे लिए इसका आंसर नहीं, इसको एनालिसिस करिए। मेंस के पेपर को देखने का लॉजिक क्या है, उसको हम क्यों देख रहे हैं। एक नया एस्पिरेंट के पास हम क्यों कहते हैं कि उसके पास पीवाईक्यू होना चाहिए। पीवाईक्यू ही बताता है कि उसकी पढ़ने का जो तरीका है वो किस अप्रोच में जाएगा, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपने साथ अनसॉल्व द पीवाईक्यू और सिलेबस, इन चीजों को आप हमेशा रखें। कुछ भी पढ़ते हैं आप देखिए कि प्रीवियस ईयर में पीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछे, उसके अकॉर्डिंग लिखने का प्रयास करिए। एक दो क्वेश्चन पीएससी हर सब्जेक्ट में सरप्राइज करता है, उसको आप इग्नोर करें। उसके लिए आप नए तरीके से पढ़ने का प्रयास ना करते हुए जो आप पढ़े हुए हैं उसे और बेहतर करने का प्रयास करें। क्लियर है? तो इसलिए फिलॉसफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द पीएससी मेंस। इसलिए इसको बिल्कुल भी आप हल्के नहीं लेंगे। बेहतर तैयारी करिए, अच्छे सोर्स से पढ़ने का प्रयास करिए और लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान रखना है कि मेरे को पढ़ना है कांट, द फिलॉसफी ऑफ कांट, तो मेरे को इसको तैयार करना है 2 नंबर पे, मुझे तैयार करना है 4 मार्क्स पे, मुझे करना है 8 पे और मुझे इससे करना है कितने मार्क्स पे 15। ये वैरायटी वर्सैलिटी आप में आनी चाहिए। सिर्फ कांट को इंट्रोड्यूस करेंगे, कांट्स क्रिटिसिज्म तो 2 नंबर है, थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे होगा अप्रोच तो 4 है, उसके पूरे 5 पॉइंट्स बताएंगे 8 है, पूरी डिटेलिंग करेंगे तो ये 15 है। तो आप हमेशा फिलॉसफी में जितने भी आपके कुल मिलाकर 16 फिलोसफर हैं वेस्टर्न और 9 फिलॉसफी है आपकी इंडियन, लगभग 8 आपकी कंटेम्पररी है। इन सबको आप कुछ इस प्रकार से तैयार करें। इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या गांधी जी नहीं आया है, पर ये आता है। इस बार गुरु घासीदास पूछ दिया आपसे, धर्म दर्शन पूछ दिया, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत पूछ दिया। अगली बार वो अंबेडकर जी पूछ सकता है, गांधी जी हैं। तो आप तैयार रखिए कि मेरे को कोई भी फिलॉसफी पढ़नी है तो पहले निकालना है उस फिलॉसफी का की पॉइंट क्या है, यानी उसका हेडिंग क्या है, और जो उसका की पॉइंट है वो हो गया 2 नंबर पे। की पॉइंट कैसे आया, उसकी अप्रोच क्या है, तो वो हो गया 4 मार्क्स पे। की पॉइंट के अंतर्गत और कौन कौन से पॉइंट हैं, ये हो गया 8 नंबर पे। उन पॉइंट को कर देंगे आप विद द एग्जांपल एक्सप्लेन, तो वो बन गया आपका 15 मार्क्स का। कुछ इस अप्रोच के साथ आप पढ़ाई करेंगे। पेपर 7 भी आज हो चुका है, उस पर भी जल्दी हम चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। पेपर 7 का जो पार्ट 1 है हमारी चर्चा उस पर होगी कि लॉ पर इस बार क्वेश्चन कैसे आए। थैंक यू।